Welcome students. Today I am going to introduce easiest way to prepare financial statement and also in minimum time. आज हम आपके सामने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात को सबसे सरल रूप में और सबसे कम समय में इसकी विस्तार से जानकारी आपको इस प्रेजेंट वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो के प्रारंभ में एक बात हम आपको याद दिला दें कि अब तक अगर आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सबसे पहले आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को या हमारे चैनल के कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, कारण कि हमारा जो चैनल है वो क्लास 11 से लेकर के बीकॉम और एमकॉम तक के लेवल के सभी चैप्टर्स को, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी चैप्टर को लेने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज CA, CS, ICWA, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हर एक जगह, बैंकिंग के जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं हर जगह इससे संबंधित ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसी कारण से आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिए। तो फिलहाल आज के वीडियो की जानकारी हम आपके सामने में लेकर के आ रहे हैं। न सिर्फ हम सरल तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सिखलाएंगे, साथ ही साथ कम समय में कैसे बनाएंगे इसकी भी विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। जहाँ तक ईजीएस्ट वे की बात करते हैं तो हम जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस या लेज़र बैलेंसेस से। ट्रायल बैलेंस के आइटम को देखें या लेज़र बैलेंसेस के आइटम को देखें तो वे आइटम या तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं या रियल अकाउंट से या नॉमिनल अकाउंट से। तो अल्टीमेटली पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट के आइटम को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट में कहाँ कैसे प्रेजेंट करते हैं इसकी हम जानकारी आपके सामने में लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट की बात करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में याद रखिएगा, एक प्रोडक्टिव नेचर का नॉमिनल अकाउंट होता है और दूसरा अनप्रोडक्टिव नेचर का नॉमिनल अकाउंट होता है। प्रोडक्टिव नेचर के नॉमिनल अकाउंट का सीधा संबंध, हमेशा याद रखने की चीज़ है, सीधा संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से है, व्यापार खाते से है। प्रोडक्टिव नेचर मतलब परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, चाहे फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री प्लेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो, डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस हो, सभी को हम डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। इसके साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट में प्रोडक्टिव नेचर का आइटम मतलब रियल अकाउंट के गुड्स से रिलेटेड जितने भी आइटम है सब को हम ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। बात बची नॉमिनल अकाउंट में अनप्रोडक्टिव, इनडायरेक्ट या ऑफिस सेलिंग नेचर के एक्सपेंसेस को, तो ये आइटम को, इन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दूसरा नाम ही है प्रॉफिट एंड नॉमिनल अकाउंट। और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट को हम प्रोडक्शन से रिलेटेड अकाउंट भी कहते हैं। इन कारणों से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के आइटम की स्पष्ट जानकारी हो गई। अब इसके बाद बच क्या गया, तो रियल अकाउंट में गुड्स को छोड़ करके सभी आइटम बचे हुए हैं और साथ ही साथ पर्सनल अकाउंट पूरी तरीके से बचा हुआ है। तो इसी पर्सनल अकाउंट को पूरी तरीके से और रियल अकाउंट के बचे हुए आइटम्स, गुड्स को छोड़ करके जितने भी आइटम्स हैं सब को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। और बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, वहाँ तो लिस्ट ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है। तो इन आइटम को हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्लासीफाई करके बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। हम इसको इस रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है कहाँ से किया जाता है, तो फ्रॉम लेजर अकाउंट बैलेंसेस और फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस को देखें या लेज़र अकाउंट के बैलेंसेस को देखें तो इसमें जो है या तो पर्सनल अकाउंट की बातें होती हैं या रियल या नॉमिनल अकाउंट की बातें होती हैं। हमेशा याद रखिएगा, या तो पर्सनल अकाउंट होता है या रियल अकाउंट होता है
या नॉमिनल अकाउंट के आइटम होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में अभी अभी हम बतलाए प्रोडक्शन से रिलेटेड आइटम होगा, प्रोडक्टिव नेचर का आइटम होगा, प्रोडक्टिव फैक्ट्री या इस नेचर का एक्सपेंसेस हो, या एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, ऑन और ड्यूरिंग परचेजेस है। इन सभी को हम कहाँ लिखते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में। इतना ही नहीं, प्रोडक्शन का सीधा संबंध गुड्स से है, तो रियल अकाउंट में भी जो गुड्स की बातें हैं, गुड्स का जितना भी डिवीज़न है, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इसे भी कहाँ लिखते हैं? तो ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद बच जाता है अनप्रोडक्टिव। नॉमिनल अकाउंट या ऑफिस सेलिंग इनडायरेक्ट नेचर एक्सपेंसेस के आइटम की बात करें हम, इन सभी को कहाँ लिखते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट दो तरह का हो गया। प्रोडक्टिव नेचर का होगा तो ट्रेडिंग में जाएगा, एक्सक्लूडिंग प्रोडक्टिव नेचर आइटम जितने भी नॉमिनल अकाउंट है सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। अब इसके बाद बच गया अदर देन गुड्स, जितने भी रियल अकाउंट हैं और जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं, इन सभी को लेकर के क्या बनाया जाता है? तो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बतलाए हम आपको, लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। इन आइटम को हम एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में क्लासिफाई करके बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये ईजीएस्ट वे है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस के प्रोसेस से हट करके डायरेक्ट हम ट्रायल बैलेंस या लेजर बैलेंसेस के वैल्यू से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है किसी भी अकाउंट को बनाने के पीछे में, इसकी अगर आप जानकारी रखते हैं तो आसानी से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट आप जल्दी से आसानी से बना सकते हैं। अब जहाँ तक जल्दी की बात है तो हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया कहाँ से जाता है? तो लेज़र अकाउंट से, या लेज़र अकाउंट के मतलब बैलेंसेस से, या ट्रायल बैलेंस से। अब हम एक एक अकाउंट को प्रिपेयर करें, पहले ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को ढूंढ करके ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करें, फिर प्रॉफिट लॉस के लिए तो 3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। इसी कारण से हम आपको स्पष्ट रूप से बतलाए, अगर आप इस पॉइंट्स को याद रखते हैं, कंसीडर करके रखते हैं, विचार करके रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक एक आइटम को पढ़ करके डायरेक्ट हम रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब हमारे कहने का है कि क्वेश्चन देख करके हमें तीनों अकाउंट के कॉलम को, प्रोफार्मा को पहले बना लेना चाहिए, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को, और एक एक आइटम को पढ़ करके निश्चित जगह पर लिखते चला जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि 1 by 1 100% आइटम रिकॉर्ड होगा। इससे क्या होगा, अगर हम अलग अलग बनाते तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड आइटम को ढूंढने के क्रम में बाई चांस छूट गया तो गलती भी हो जाती। यहाँ पर एक एक आइटम को पढ़ेंगे और अनिवार्य रूप से कंपलसरी उसे रिकॉर्ड कर देंगे, इसलिए छूटने का भी चांस ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी भी बनेगा और सही भी बनेगा। इस तरीके से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हम आपको तीनों अकाउंट को एक साथ बना करके आपके सामने में अब हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसमें कि इन प्रिंसिपल्स को याद रखेंगे और साथ ही साथ जैसा कि बतलाए क्वेश्चन को देख करके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से रिलेटेड प्रोफार्मा या कॉलम बना करके एक साथ 1 by 1 आइटम को पढ़ेंगे, निश्चित जगह पर लिखते चले जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने में, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, बिल्डिंग, सेल्स, फर्नीचर, डेटर्स, depreciation, trade expenses, cash balance, wages and salaries, repairs, purchases, stock opening, creditors 1300,
रेंट क्रेडिट 120, बैड डेट्स 480, इंटरेस्ट रिसीव्ड 100, बिल्स रिसीवेबल 40, बिल्स पेबल 300, ड्राइंग्स 100 एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रुपीज़ 1400। इन बैलेंसेस से हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चूँकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होती है, इसी कारण से हम इसको एक साथ बनाते हैं। लेकिन इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट अलग रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाने के बाद प्रॉफिट लॉस के आइटम को लिखेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे, लेकिन फिर भी उसका दो पार्ट रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट अलग रिजल्ट बतलाएगा, प्रॉफिट लॉस अलग रिजल्ट बतलाएगा। तो आपके अनुभव से, प्रैक्टिस से, सवालों को बनाने से एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पेज में कितना स्पेस छोड़ना चाहिए और कहाँ से प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही साथ जब क्वेश्चन आप पढ़ा कीजिए बनाने के लिए, क्वेश्चन जब देखा कीजिए, तो आप अपनी कॉपी में लेफ़्ट हैंड साइड वाले पेज में ट्रेडिंग पीएल का कॉलम बनाइए, राइट हैंड साइड वाले पेज में बैलेंस शीट का कॉलम बनाइए, और बैलेंस शीट के नीचे जो स्पेस बच जाता है वो वर्किंग या रफ वर्क के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन को फिर नए पेज से स्टार्ट कीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड नेक्स्ट पेज में ट्रेडिंग पीएल का होगा और राइट हैंड साइड का पेज हमेशा बैलेंस शीट का होगा। ऐसा करके बनाइएगा तो समय में बचत होगी, साथ ही साथ सही बनेगा और जल्दी बनेगा। पेज पलटने का भी झंझट नहीं रहेगा, समय की भी बचत होगी। इस तरीके से इन आइटम को जब हम ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में बनाएंगे तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक आइटम को निश्चित जगह लिखते चले जाएंगे। बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, हम जानते हैं बैलेंस शीट से एसेट्स से रिलेटेड आइटम है, एसेट्स है, इसलिए एसेट्स में ले जाएंगे, एसेट्स में लिखेंगे। रियल अकाउंट में एसेट्स है, बिजनेस की एसेट्स है, संपत्ति है, बिजनेस की बिल्डिंग है 1200 से। नेक्स्ट है सेल्स। हम जानते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा जाता है, सेल्स का अमाउंट है 9000। सेल्स रिटर्न रहने की बात हो सकती है, इसलिए अभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मिलेगा तो माइनस करेंगे, नीचे लिखेंगे और तब अमाउंट में ले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो इसी अमाउंट को कैरी कर देंगे। फर्नीचर है 500। फर्नीचर भी हम जानते हैं बिजनेस के लिए एसेट्स है, बिजनेस का फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स है, एसेट साइड में जाएगा 500 से। नेक्स्ट है डेटर्स, भी एसेट्स है, देने वाला है, बिजनेस का अमाउंट है, डेटर्स अमाउंटिंग ₹1000। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन 200। जैसा कि हम जानते हैं डेप्रिसिएशन नॉमिनल नेचर का आइटम है और ट्रेडिंग या प्रोडक्टिव नेचर के आइटम से इसका कोई संबंध नहीं है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक अंदाज से यहाँ से हमारा प्रॉफिट लॉस बनेगा, डेप्रिसिएशन लिख देते हैं। और लॉस है डेप्रिसिएशन, लॉस और एक्सपेंसेस नेचर आइटम है, इसलिए डेबिट में दिखलाएंगे। ट्रेड एक्सपेंस तो क्लियर है, याद रखिएगा, ट्रेड एक्सपेंस से कंफ्यूजन नहीं करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। याद रखेंगे ट्रेडिंग में हम परचेज से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस लिखते हैं। ट्रेड मीन्स होता है परचेज एंड सेल एक्टिविटीज़, मोस्टली सेल एक्टिविटीज़ हम समझते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है, ट्रेडिंग मतलब परचेज एंड सेल, मोस्टली सेल, और तो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। इसी कारण से ट्रेडिंग एक्सपेंसेस या ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, याद रखना है। 100। नेक्स्ट है हमारा कैश बैलेंस। निश्चित रूप से बैलेंस बिजनेस के लिए एसेट्स है, 2500। नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज में हम पहले ही बतला चुके हैं, अगर पहला टर्म वेजेस है तो पूरे अमाउंट से ट्रेडिंग में लिखेंगे, अगर पहला टर्म सैलरी रहता तो पूरे अमाउंट से प्रॉफिट लॉस में लिखते। इसके डिवीज़न का कोई प्रिंसिपल या कंफर्म फैक्ट नहीं है, इसी कारण से ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे वेजेस एंड सैलरीज को। कोशिश करना है गुड्स से रिलेटेड आइटम को यहाँ पहले लिखें, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को, उसके बाद अन्य अदर आइटम को लिखें, वेजेस एंड सैलरी 600। नेक्स्ट है रिपेयर्स। निश्चित रूप से इसका संबंध प्रॉफिट लॉस अकाउंट से है, प्रोडक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, 100। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट आइटम है, सामान का क्वांटिटी बढ़ रहा है इसलिए डेबिट में लिखेंगे। परचेजेस का वैल्यू दिया गया है 6000 से, इसमें भी रिटर्न हो सकता है इसलिए अभी अमाउंट में नहीं लिखेंगे, मिलेगा तो लेस करके लिखेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। स्टॉक ओपनिंग है, सबसे पहले लिखना चाहिए, लिखेंगे। अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो ओपनिंग वैल्यू से 2000।
नेक्स्ट क्रेडिटर्स, निश्चित रूप से ये लायबिलिटीज़ है, पे करना है, दूसरे का पैसा है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड आइटम है। और कैपिटल के बाद लिखने की कोशिश करना चाहिए, यहाँ भी कैश पहले लिखते तो ज़्यादा अच्छा था, खैर वो सब तो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल कोशिश करना है 1 बाय 1 लिखते जाना, निश्चित जगह पर लिखते जाना। रेंट क्रेडिट है, क्रेडिट है मतलब इनकम नेचर आइटम है, तो बाई रेंट क्रेडिट है मतलब रिसीव्ड है, इनकम नेचर आइटम है 120, इसलिए इनकम में लिख रहे हैं। बैड डेट्स बिजनेस के लिए नॉमिनल अकाउंट है और लॉस है, रुपया डूबना, पीएल अकाउंट में आएगा, डेबिट में आएगा 480 से। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्लियरली है, इनकम है, इनकम के साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 100 रुपीज़ से। नेक्स्ट है बिल्स रिसेबल, बिजनेस के लिए तो एसेट्स का रूप है बिल्स रिसेबल, बिजनेस को पैसा मिलना है। और बिल्स पेबल लायबिलिटी, लायबिलिटीज़ में लिखेंगे 300 से। एकदम एक एक आइटम को पढ़ रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो छूटने का गुंजाइश ही ख़त्म। बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड होगा, फुल 100% रिकॉर्ड होगा, तो स्वाभाविक है अगर हम प्लेस ऑफ अकाउंटिंग सही लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गलती होने का। ड्राइंग्स जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल से लेस होता है, ड्राइंग्स के बाद 2 आइटम और है क्वेश्चन में। कैपिटल है 5000 से, कैपिटल हम जानते हैं लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 5000 रुपीज़। ड्राइंग्स था हमारा 100 रुपीज़, माइनस करेंगे, जो मालूम है माइनस कर सकते हैं, कर लेंगे। अभी फाइनल अमाउंट में नहीं दिखलाएंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट आने से ऐड करके लिखा जाता है। इसके बाद मशीनरी है, मशीनरी एसेट्स है, एसेट साइड में लिखेंगे 1000। और लास्ट आइटम है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जैसा कि बतलाए थे ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस रहता है या इसका वैल्यूएशन आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस किया जाता है। इसकी कोई अकाउंटिंग अब तक जर्नल लेजर में नहीं हुई है, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना है। और एज पर द रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री मस्ट बी फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक लेन देन के लिए डबल एंट्री होना चाहिए। क्योंकि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हुई है, इसलिए इसको 2 स्थानों पर लिखेंगे। एक तो गुड्स से रिलेटेड आइटम है, इसलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, $1400 से। और दूसरा बिजनेस के लिए बचा हुआ सामान एसेट्स है, इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 1400 से। सेम अमाउंट को 2 प्लेस में लिखेंगे। और जब सब कुछ लिख गया तो लास्ट में अब हम टोटलिंग और बैलेंसिंग करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं परचेज रिटर्न नहीं मिला तो डायरेक्ट इसको अमाउंट में कैरी कर देते हैं। सेल्स रिटर्न भी नहीं मिला इसलिए डायरेक्ट अमाउंट में कैरी कर देते हैं। कटिंग ओवर राइटिंग अवॉइड करना चाहिए, इससे भी मार्क्स घटेगा, याद रखना है। साफ साफ बिल्कुल साफ साफ बनाना है बिना कटिंग ओवर राइटिंग के। अब अंदाज़ा ले लें किस साइड में अमाउंट ज़्यादा, तो क्रेडिट दिख रहा है साफ साफ 10,400 से। डिफरेंस निकालते हैं, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का डिफरेंस 10,400। आप सुविधा के लिए इसकी टोटलिंग रफ में कर लीजिएगा, इसकी टोटलिंग और रफ में दोनों का डिफरेंस निकाल करके लिख दीजिएगा। क्रेडिट ज़्यादा इसलिए डेबिट में। और नाम क्या देंगे डिफरेंस को, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, इसे हम कहाँ ले जा रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डिफरेंस निकालते हैं 6, 8, 14, 7 to 9, 110, 1800 का है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो है बाई प्रॉफिट या कहिए ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र ला रहे हैं, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट $1800 से। अब इसके बाद इस अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट की टोटलिंग पहले करेंगे 2020। फिर यहाँ पर भी रफ में आप डिफरेंस निकाल करके जो डिफरेंस निकलता है डेबिट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट के नाम से। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ले जाते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, डायरेक्ट कैपिटल में ले करके ऐड कर देते हैं। ओनर्स अमाउंट है, ओनर का पैसा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, ट्रांसफ़र टू कैपिटल।
अब डिफरेंस निकालते हैं। 8, 4, 20, 120, 1, 5, 1, 6, 7 to 9, 1120, सॉरी 40। नेट प्रॉफिट आ गया, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड किया जाता है 1140। ऐड करने पर अमाउंट आ गया 40, 1, 9, 10, 6040 टोटल अमाउंट आ गया। फाइनली लास्ट में अब टोटलिंग कर लेते हैं। 40, 336, 617। याद रखना है, टोटलिंग कोशिश करेंगे हमेशा पैरेलल लाइन में, हमेशा बराबर आपस में बराबर लाइन में होना चाहिए। टोटलिंग करेंगे, अब इस साइड में भी टोटल करेंगे तो 40, 4, 5, 9, 5, 14, 2, 16, 1 कैरी, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6 और 1, 7। इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल हमारा टैली कर गया, अर्थात हमारे द्वारा बनाया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी सही है। इस तरीके से तीनों कॉलम के प्रोफार्मा को अगर हम तीनों अकाउंट के प्रोफार्मा को अगर हम एक साथ बना लेते हैं और एक एक आइटम को पढ़ करके निश्चित जगह पर लिखते हैं तो एक तो हमारे पास में प्रिंसिपल होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए, किस आइटम का संबंध किस अकाउंट से है, तो हम आसानी से लिख सकते हैं। नंबर 1, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आसानी से आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल हमने नियम बतलाएं उसको याद रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक एक आइटम को लिखते हैं तो लिखने के क्रम में किसी भी आइटम के छूटने का गुंजाइश नहीं है, मतलब रिज़ल्ट हमारा बिल्कुल सही आएगा, गलती होने का कोई गुंजाइश बचता नहीं है। इसी कारण से जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए, विदाउट एडजस्टमेंट हो या आफ्टर विथ एडजस्टमेंट्स, हमेशा इसी रूल्स या प्रोसेस से बनाना चाहिए। सभी अकाउंट के कॉलम को बना करके एक एक आइटम को पढ़ेंगे और निश्चित जगह पर लिखते जाएंगे। जब सब कुछ लिख जाएगा तो अंत में हम बैलेंसिंग या डिफरेंस निकालते जाएंगे, रिजल्ट निकालते जाएंगे। ये हमारा हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट से रिलेटेड सभी तरह के क्वेश्चंस की जानकारी हम आपको दिए। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स बच जाता है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, तो इन सब से रिलेटेड अगला वीडियो जो होगा हमारा, उसमें इन सब के कंसेप्ट और अकाउंटिंग की जानकारी बिल्कुल साफ साफ बतलाएंगे। तब जा कर के हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट्स, बिना समायोजन के वाले क्वेश्चंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास में स्वतः और जल्दी से पहुंच जाए। धन्यवाद।